नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में 3,368 शिक्षक पदों की भर्ती आई हुई है। सबसे पहले तो विभाग के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि शिक्षा विभाग के लिए ये चुनौती बन गया है और चिंता का विषय बन गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी कैसे। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जो डीएलएड एलिजिबिलिटी मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए वही शिक्षक बनने का पात्र होगा जिसके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होगा। अब उत्तराखंड राज्य एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है। यहाँ पर ऐसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ से डीएलएड करवाया जा सकता है। राज्य में 13 जिले हैं और 13 ही जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं, अर्थात 13 ही डाइट यहाँ पर हैं। तो 13 डाइट से प्रत्येक डाइट में 2 वर्ष के अंतराल में 50 बच्चे पास आउट होते हैं कि 50 बच्चे पास आउट होते हैं, और यानी कि 650 बच्चे जो हैं कि पास आउट हो पाते हैं 2 साल में। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती आई है राज्य के अंतर्गत 3,368, और बैकलॉग या जो है कि स्पेशल शिक्षकों की भर्ती को मिलाकर लगभग 3600 पदों की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये आखिर ये भर्ती सरकार और शिक्षा विभाग कैसे पूरा करेगा, और ये बहुत चिंता का विषय भी है, और राज्य के नागरिकों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर ये मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि ये चिंता का विषय है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को, जो प्रशासन को संभालते हैं, उनको भी यहाँ पर समझना पड़ेगा, और राज्य के जो जिम्मेदार नागरिक हैं जिनके हाथों में सत्ता है, सरकार है, उनको भी ये विषय समझने की ज़रूरत है, और आम नागरिकों को भी इसके लिए जागरूक होना है। उन अभिभावकों को भी जागरूक होना है जिनके बच्चे आज भी गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जिनके पोते नाती पोते गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को भी ये जागरूक होने का विषय है। उन माता बहनों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है जो आज भी ग्रामीण परिवेश में अपनी आजीविका और अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंतनशील विषय है। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ इस विषय को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारे राज्य में शिक्षा की दशा हो रही है, और शिक्षक भर्ती जो आई है, कि शिक्षक भर्ती तो ज़्यादा पदों में आई है, लेकिन हमारे पास उतने पर्याप्त शिक्षक हैं नहीं, और आपके बीच में जो बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं उनको सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर कर दिया है। तो अब ऐसे में आपके जो गांव का स्कूल है, उस स्कूल में शिक्षक कहां से आएंगे? कि भाई जब कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं होंगे, जब अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के विद्यालय में शिक्षक कहां से आएगा? ये भर्ती निकालने का मतलब ये नहीं है कि सरकार भर्ती निकाल रही है लेकिन अध्यापक गांव के स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? क्या हम एक कपकोट जो प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, कपकोट प्राथमिक विद्यालय से 40 के 40 बच्चे जो हैं कि सैनिक स्कूल में निकल जाते हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति में स्थित कपकोट विद्यालय ठेस पहाड़ी दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति में, तो वहाँ जो है कि पर्याप्त शिक्षकों की मेहनत से 40 के 40 विद्यार्थी जो कक्षा 5 के होते हैं, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का एंट्रेंस क्रैक करते हैं। हालांकि वो एडमिशन लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, ये नहीं कहता हूँ,
लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई है जब वहाँ शिक्षक उपलब्ध हैं। लेकिन साथियों, बड़ा विडंबना का विषय है, यहाँ पर जो विज्ञप्ति आई है, मैं आप लोगों के साथ फिर भी उन जो भी हमारे प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं, जो आम नागरिक हैं, जो गांव में निवास करते हैं, उन व्यक्तियों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए कि जिन लोगों के पास पर्याप्त, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है, यानी कि जिन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रखी है और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो योग्य हैं, जिन्हें एनसीटी और एमएचआरडी ने जो है कि ट्रेनिंग करा रखे है, जिनके पास एनसीटी से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, ऐसे लोगों को आवेदन करने से वंचित रखा गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आवेदन आए हैं उस आवेदन करने से वंचित रखा है। तो अब ये लोग फार्म कैसे भरेंगे? क्योंकि अगर ये लोग फार्म भरते हैं तो इनके आवेदन भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो विज्ञापन आया है, जो विज्ञप्ति आई है, विज्ञप्ति में इन लोगों के पास आवेदन करने के लिए पूर्ण योग्यता के रूप में शामिल नहीं है। विज्ञप्ति में जो इनकी योग्यता है वो पूर्ण योग्यता के रूप में, भर्ती के लिए जो है कि इनकी योग्यता पूर्ण योग्यता के रूप में उस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इनका ये फार्म भरें या नहीं भरें, या कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर ले करके, यानी कि भाई अब जब इनको योग्यता, जबकि इनके पास प्रॉपर योग्यता है 1 से 5 तक सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए इनके पास पूर्ण योग्यता है, जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, यानी कि बीएड के साथ 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स जो है कि डाइट डीएलएड के समकक्ष है। इसमें जो है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग इसको बराबर मानता, उत्तर प्रदेश ने भी माना। उत्तर प्रदेश ने तो विशिष्ट बीटीसी वालों को लगभग उनको मैं ये कहना चाहता हूँ 2500 रुपये के आसपास उनको स्थायी फंड भी दे रहा है जब तक उनकी नौकरी नहीं लगेगी, और एज में भी उनको रिलैक्सेशन दिया है 50 साल तक किया हुआ। ये डॉक्यूमेंट भी हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन उत्तराखंड में देखिए, इनके पास पूर्ण योग्यता होने के बाद विशिष्ट बीटीसी बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद भी इनको प्रशिक्षण योग्यता में शामिल नहीं किया गया। अब जो है कि ये अपने को आवेदन भरने के लिए आपकी ये आवेदन कैसे करेंगे? अब ये अपना जो है कि आवेदन स्वीकार कराने के लिए शिक्षा विभाग में कि ये आवेदन भर सकें, तो आवेदन भरने के लिए इन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लेना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट इनको अनुमति देगा तब जाकर के ये फार्म भरेंगे। अब जब ये कोर्ट जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है कि भर्ती प्रक्रिया अटकेगी, फिर इसमें कोर्ट कचहरी होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? जो विज्ञप्ति निकली उसमें तो ये आवेदन कर नहीं सकते हैं। अब इनको आवेदन करना है क्योंकि इनके पास पूर्ण योग्यता है कि ये अपना हक मार रहे, तो अब ये जो है कि कोर्ट से मदद मांगेंगे कि कोर्ट की मदद से ही ये आवेदन करेंगे। कोर्ट से अनुमति मांगेंगे कि हमारी योग्यता पूर्ण है और हमें आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ है। तो ऐसे में जो है कि भर्ती प्रक्रिया लटकेगी। अब रही बात भर्ती जो आई है 3368 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में आए, लेकिन राज्य के पास अभी तक कितने पास आउट हैं? 327 बच्चे हैं। बाकी की भर्ती ये कैसे पूरा करेंगे? कहाँ से कैंडिडेट लाएंगे? और दिसंबर 2024 में 519 बच्चे इनको पास आउट मिलेंगे, यानी कि 519 बच्चों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। अभी राज्य के पास 327 कैंडिडेट ही उपलब्ध हैं और भर्ती हो रही 3368 की। दिसंबर में 519 बच्चे और मिल जाएंगे, 800 बच्चे भर जाएंगे। बाकी के पदों को ये कैसे भरेंगे? ये चिंता का विषय है नहीं। अब बाकी के पद भरे नहीं जाएंगे तो आपके गांव में के जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर टीचर कहाँ से आएंगे, ये बताइए। कुछ लोग जो है कि एलटी का अभी कुछ अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो है कि प्रमोशन से जाएंगे, और कुछ 10% जो है कि
यानी कि 40% जो है कि जूनियर हाई स्कूल से भी कुछ लोग प्रमोशन हो जाएंगे, OLT में चले जाएंगे, और प्राइमरी के जो हेड टीचर हैं वो जूनियर में चले जाएंगे। तो ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की शिक्षा की स्थिति क्या होगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो स्पेशल बीएड है RCI का, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास शिक्षा का जो स्पेशल बीएड है, जो NCT से मान्यता प्राप्त है, उस बीएड को इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ है। अब रिसोर्स टीचरों को आप उतने ही लेंगे जितनी आवश्यकता होंगी, जितने रिसोर्स के पास शामिल होंगे। तो ऐसे में जब बीएड जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, अगर बीएड जनेरा है तो ब्रिज कोर्स भी जो है कि उसकी स्पेसीज भी बीएड ही मानी जाएगी, चाहे RCI हो चाहे ब्रिज कोर्स हो। तो ऐसे में ब्रिज कोर्स को हटाना और RCI के कोर्स को एक्सेप्ट करना, ये भी जो है कि एक तरीके से भेदभावपूर्ण व्यवहार है, शिक्षा विभाग का भेदभावपूर्ण व्यवहार है। और इसमें कहीं न कहीं जो समान योग्यता का है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि RCI का स्पेशल बीएड और NCT का 6 महीने का ब्रिज कोर्स को शामिल न करना और RCI के स्पेशल बीएड को शामिल करना, ये समान योग्यता के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि जो बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो डाइट DLED के समान है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इसको एक्सेप्ट किया है और बाकायदा विभागीय लेटर भी उनका उपलब्ध है मेरे पास कि जो बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो डाइट DLED के समान है, यानी कि उनकी शैक्षिक योग्यता डाइट DLED के समान है। और अब बात कराता हूं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर SCRT का जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है, NCT का अधिनियम 1993 की धारा 14 में ब्रिज कोर्स शामिल है। वो देहरादून के SCRT यानी कि उत्तराखंड की जो SCRT है, SCERT का जो प्रोग्राम है उसमें ब्रिज कोर्स शामिल है। तो साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 3,368 शिक्षक के पदों में भर्ती आ रही है और राज्य के पास ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां से DLED करवाया जा सकता है या DLED किया जाता है। राज्य के पास 13 जिलों में 13 डाइट हैं, जिनमें प्रत्येक डाइट में 50 बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं और कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में इधर उधर निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के दिसंबर 2024 तक जो है कि 619 बच्चे पास आउट हो पाएंगे। तो बाकी के शिक्षकों के पदों को कैसे भरेंगे? क्या ये बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार देंगे? क्या राज्य के पास ऐसे कोई अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनसे ये प्रशिक्षण करवाया जाता है? बीएड को इन्होंने बाहर कर दिया है और 2019 और 20 के जिनका प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, बाकी उनका कंप्लीट है, केवल 155 अभ्यर्थी हैं। आप देखिए, जो डाइट DLED वाले प्रशिक्षण ले रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि भर्ती चरणों में हो, लेकिन निदेशालय जो है कि SCERT कहता है कि भर्ती एक साथ हो। आज भी आपने अखबारों में देख लिया होगा। तो अब ऐसे में जो ब्रिज कोर्स वाले हैं जिनकी योग्यता डाइट DLED के समान है, उन लोगों को इन्होंने जो है कि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आवेदन के योग्य नहीं समझा है, कि उन लोगों को इन्होंने जो है कि शामिल नहीं किया है। तो ऐसे में ब्रिज कोर्स वाले जो है कि अपने आवेदन को स्वीकार करवाने के लिए, अपने आवेदन पत्र को भरने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगेंगे। तो कोर्ट से अनुमति आएगी, कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिलेगा, ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो अब भर्ती अटकेगी तो इसका जवाबदेही किसकी होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार होगा, सरकार के शासन होगा, उत्तराखंड शासन होगा, और जो है कि जो अधिकारी होंगे जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को छुपाया है, जिन्होंने नहीं समझा है कि उनके यहाँ योग्यता है, वो विभाग से लेटर निकालते हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स सिर्फ कागजों पर चल रहा है। उन्हें यही नहीं पता है कि कितने जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित टेट पास हैं और कितने जो है कि पूर्ण योग्यता के साथ अभी तक भी प्राइवेट स्कूलों में
पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या सरकारी स्कूल के टीचर बनने के लिए अलग सी योग्यता और क्या प्राइवेट स्कूल बनने के लिए अलग सी योग्यता चाहिए? सरकारी स्कूल में जो टीचर बनता है उसके लिए अलग योग्यता, और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दोनों की योग्यता अलग अलग होती है या एक ही होती है, और दोनों के लिए। दूसरी बात मैं ये बताता, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 केवल सरकारी स्कूल में लागू होता है या प्राइवेट स्कूल में भी लागू होता है? तो फिर इस तरीके के से, जैसा कि हमने जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल जी से बात करी तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी कि एक बड़े लेवल के अधिकारी को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कि उन्होंने जो है कि कहना चाहिए, समझाना चाहिए, नया रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के SCERT जो राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उसी के द्वारा ब्रिज कोर्स करवाया गया है। हम कहीं अन्य से नहीं करके लाए हैं, वो MHRD के दिशा निर्देशन में NCTE से मान्यता प्राप्त है। NCTE के मान्यता प्राप्त कोर्स को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे अवैध करार सकते हैं, कैसे उसको बाहर कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप बताइए कि ये जो वैलिड डिग्री है उस डिग्री को आप अयोग्य कैसे करार सकते हैं। ये बड़ा सवाल रामकृष्ण उनियाल जी के लिए भी है कि आप बताइए कि ब्रिज कोर्स डिग्री को आप अमान्य कैसे करार सकते हैं। आप ये भी बताइएगा कि सरकारी के लिए अलग योग्यता और प्राइवेट के लिए अलग योग्यता होती है क्या? जबकि राज्य में प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध हैं, उसके बाद भी आपने जो है कि उनको आवेदन करने से वंचित रखा हुआ है। जबकि उन लोगों के पास 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए प्रॉपर योग्यता है, उसके बाद भी सरकार ने उस योग्यता को आवेदन करने से वंचित रखा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा और कौन इस चीज़ को समझेगा? जब भाई 327 डाइट DLED वाले उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो आपको 327 पद में ही भर्ती निकालनी चाहिए। क्यों इतनी बड़ी लंबी भर्ती निकाल दी आपने? और क्यों आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं? क्यों, मैं ये बार बार जानना चाहता, क्यों आपस में लड़वाना चाहते हैं? और आपने बिना किसी पूर्व सूचना के पुरानी जो बची हुई भर्ती को नई भर्ती में मर्ज कैसे कर दिया? कि आपने जब बिना कैंसिल के, बिना किसी पूर्व सूचना के पुरानी भर्ती के पद भी नई भर्ती में मर्ज कर दिए हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूं कि जो बच्चे मेरे को डाइट DLED वाले कह रहे थे कि समान पद और समान वेतन पर पहले से नियुक्त अभ्यर्थी जो है कि दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है, लेकिन इस बार जो है कि भर्ती के विज्ञप्ति में ये पद जो है कि गायब है। यानी कि अब जो है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं कि जैसे चमोली का बंदा जो है कि अल्मोड़ा में पढ़ा रहा है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में थोड़ी दिक्कत आएगी तो वो चमोली के लिए आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब ये हो गया है। तो यहाँ पर जो है कि समान पद और समान वेतन में पहले से नियुक्त व्यक्ति जो है कि इस पद में आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होता था, वो कॉलम भी यहाँ पर गायब है। तो ऐसे में क्या आगे हो सकता है? क्या ये लोग भी जो पहले से ऑलरेडी प्राइमरी में शिक्षक बन चुके हैं, 1 साल 2 साल पहले जिनकी नियुक्ति हो सकती है, वो अलग अलग ज़िलों में आवेदन कर सकते हैं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं? क्या ये ऐसा सही है या गलत है? इस बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। जिस तरीके से नियमावली में लोग बता रहे हैं कि ये कॉलम भी गायब है, और मैंने भी विज्ञप्ति देख ली चंपावत वाली, उसमें ये समान पद वाला मुझे कॉलम नहीं दिखा। तो ऐसे में कि कुल मिलाकर के एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि आपने औपबंधिक सहायक अध्यापक नियुक्त हैं, उनको भी आपने इस भर्ती में मर्ज करने का प्रयास करा, उनको भी शामिल कर, जबकि पुरानी भर्तियों में जो शिक्षा मित्र हैं, जो औपबंधिक शिक्षक होते हैं, उन पदों को रिक्त नहीं दिखाया जाता था, बल्कि उन पदों को भरा दिखाया जाता था। और अगर वो शिक्षक जो है कि भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होता था, तो उसे वही विद्यालय आवंटित होता था जहां वो पूर्व से ही कार्यरत होता है, संविदा में कार्यरत हो या औपबंधिक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त रहा हो, तो उसे नियुक्ति वहीं मिलती थी। अब आपने जो है कि इन लोगों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है,
तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा क्या है, विभाग की मंशा क्या है कि 3,368 पदों की जो शिक्षक भर्ती आई हुई है उसको कहाँ से आप शिक्षकों के पदों को फिल करेंगे, कहाँ से जो है कि इन पदों को भरेंगे और किस तरीके से इन पदों को भर रहे हैं। क्या आप बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोजगार देने की मंशा से ये विज्ञप्ति निकाली है, ये आवेदन मांग रहे हैं, बाहरी राज्य को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन लोगों को ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है कि 3,368 पदों को अगर दिसंबर के अभ्यर्थियों को भी अभी शामिल कर लेते हैं तो तब भी आपके पद तो बचते हैं, तो आप कहाँ से भरेंगे, किस प्रकार भरेंगे, ये जानना जरूरी है। और ये प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो गांव में निवास करता है, वो चाहे गांव की गृहिणी महिला हो, जो घास काटने वाली महिला हो, या आम आदमी हो, या जिनके नाती पोते जो बुजुर्ग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी ये जानना है कि उनके विद्यालय में अगर शिक्षक नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।